बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 15 आलेखों से परिचय। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 15.1 के उदाहरण हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न। तो हल करते हैं प्रश्न पहला। देखिए क्या दिया गया है। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ये आपको एक ग्राफ दिया है जो क्या दर्शा रहा है, किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान। हर एक घंटे बाद डॉक्टर आता है, थर्मामीटर से उसका तापमान नोट करता है और इसको वो ग्राफ से प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर तो लिया है समय, प्रातः 9 बजे, प्रातः 10 बजे, और इस अक्ष पर बताया है तापमान। तो 9 बजे उसका तापमान कितना था, तो 35.5। 10 बजे कितना तापमान था, 36। 11 बजे कितना तापमान था, 39। क्लियर। कैसे बनाया ये ग्राफ, समझ में आया। अब आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और आपको ग्राफ देख के इनके उत्तर देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो देखिए ग्राफ में देखेंगे दोपहर 1 बजे ये, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये तापमान शो हो रहा है, तो ये 36 और 37 के बीच में, मतलब ये क्या हो गया, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे यही पूछा था कि दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान क्या है। तो वाई अक्ष आपको पता है कि तापमान प्रदर्शित कर रही है, तो हमने क्या किया, 1 बजे पहुँचा है तो 1 बजे को आगे बढ़ाया और इस पॉइंट को, ग्राफ पे जो पॉइंट मिला उसको हमने वाई अक्ष से मिला दिया। इसका मतलब उसका तापमान मिला हमको दोपहर 1 बजे 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। कैसे निकालना है समझ में आया। तो पहले का उत्तर क्या लिखेंगे, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब आपसे पूछा गया है कि 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ आएगा, 38 और 39 के बीच में, तो ये आ गया 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापमान रोगी का कितनी बजे था। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाया हमने आगे, ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। इस पॉइंट को हमने आगे यहाँ एक्स अक्ष पर कहाँ मिल रहा है वह देखना है, क्योंकि वहाँ पर से हमको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। तो ये कितना बजे है, दोपहर 12 बजे। इसका मतलब दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान कितना था, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। समझ में आया कैसे करना है। तो आप यहाँ इसके उत्तर में क्या लिख देंगे, दोपहर 12 बजे उसका तापमान कितना था, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या क्या थे। अब आपको ग्राफ देख के बताना है कि इसमें 2 समय ऐसे हैं जहाँ तापमान एक ही था। तो देखिए ये वाली रेखा सीधी लाइन दिख रही है, सीधी लाइन का मतलब ये तापमान 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम देख लेंगे कितनी कितनी बजे है। तो ये देखिए इस वाले पॉइंट को मिलाया दोपहर 1 बजे, इसको हमने मिलाया नीचे, तो ये आ रहा है दोपहर 2 बजे। तो 1 बजे और 2 बजे ऐसा समय है जब रोगी का तापमान एक जैसा ही था, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया। तो आप ग्राफ देख के क्या बता सकते हैं, दोपहर 1 बजे व दोपहर 2 बजे रोगी का तापमान समान कितना, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। तो आपको वो 2 समय बताने थे जब उसका तापमान एक जैसा ही था। तो ये 1 बजे और 2 बजे ऐसे समय है जब इसका तापमान 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक समान ही था। क्लियर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। तो देखिए अब 1:30 कहाँ बजेगी, दोपहर 1 और 2 के बीच में 1:30 हो गया, क्या होगा यहाँ पर समय, 1:30 बजेगी यहाँ पर। तो यही तो आपसे पूछा है 1:30 बजे, तो 1:30 कहाँ बजेगी, 1 और 2 के बीच में। अब हमने इसको आगे बढ़ाया, हमको तापमान निकालना है, इसलिए ये आया यहाँ, इसको भी हमने यहाँ आगे बढ़ाया, तो कितना आ रहा है, 36.5 ही आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1:30 बजे तापमान 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही था, क्योंकि
इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे? क्योंकि 1:30 1 व 2 बजे के बीच होगा एवं 1 व 2 बजे के बीच इसका तापमान 36.5 डिग्री स्थिर था। एवं 1 व 2 बजे के बीच रोगी का तापमान स्थिर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। अतः 1:30 बजे भी इसका तापमान कितना होगा? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। क्लियर, समझ में आया? यही पूछा था कि इसमें 1:30 बजे रोगी का तापमान कितना होगा। अब ग्राफ से हमको दिख रहा है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में उसका तापमान स्थिर रह रहा है। एक सीधी रेखा स्थिर कितना? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा है। तो पूछा 1:30 बजे तापमान कितना होगा, तो 1:30 तो 1 और 2 के बीच में ही बजेगी। तो इसका मतलब 1:30 बजे भी तापमान कितना था? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? आपने ये भी पढ़ा था, आरेख देख के हम आप आंकड़ों का रुझान बता सकते हैं। रुझान बता सकते हैं मतलब कब ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब आंकड़े बता रहे हैं कि रोगी का तापमान बढ़ रहा है। कब? ये 9 से 10 के बीच में। यहाँ भी देखिए 10 से 11 के बीच में भी क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब तापमान बढ़ रहा है। अब 11 से 12 में नीचे आ रहा है मतलब कम हो रहा है। 12 से 1 में भी नीचे आ रहा है मतलब कम हो रहा है। 1 से 2 में स्थिर रह रहा है। फिर 2 से 3 में फिर बढ़ रहा है। दोपहर 2 से दोपहर 3 के बीच में ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब फिर बढ़ रहा है। ये हम समझ चुके थे कि आरेख से आंकड़ों का रुझान पता चलता है। रुझान मतलब आंकड़े बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ऊपर जा रहा है ग्राफ मतलब आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो आपको यही पूछा गया है। 5वां प्रश्न, कौन से समय पर ये बढ़ रहे हैं? तो प्रातः 9 से 10 के बीच में बढ़ रहे हैं। प्रातः 9 से प्रातः 10 बजे बढ़ रहा है। दूसरा कब बढ़ रहा है? प्रातः 10 से प्रातः 11 बजे। प्रातः 10 से प्रातः 11 बजे तक बढ़ रहा है। और कहाँ देख रहे हैं हम? दोपहर 2 से साढ़े 3 बजे तक बढ़ रहा है। तो क्या लिख देंगे? दोपहर 2 से साढ़े 3 बजे तक भी कैसा रुझान है? बढ़ने का रुझान है। मतलब दोपहर 2 से साढ़े 3 बजे तक भी रोगी का तापमान बढ़ रहा है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए। समझ में आए ग्राफ देख के कैसे उत्तर देना है? क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है देखिए। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। आपको एक ग्राफ दिया है, इसमें क्या बताया है? कोई विक्रेता है, उसकी 2002 में कितनी बिक्री हुई है करोड़ में? तो ये 4 करोड़। 2003 में 6 और 8 के बीच मतलब 7 करोड़। 2004 में 6 करोड़। 2005 में 10 करोड़। 2006 में 8 करोड़। ये ग्राफ समझ में आ गया? इधर दिया है ब्रश और इधर दिया है बिक्री करोड़ों में, करोड़ रुपयों में। क्लियर? तो प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला, वर्ष 2002 में वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी? 2002 और 2006 में बिक्री पूछी है। तो ए का पहला क्या है? वर्ष 2002 और 2006। तो 2002 में कितनी बिक्री दिख रही है? देखिए आगे बढ़ाया हमने, इसको यहाँ से आगे बढ़ाया तो कितनी बिक्री दिख रही है? 4 करोड़। तो लिख देंगे हम 4 करोड़। 2006 में पूछा है, 6 कहाँ है? ये रहा। इसको यहाँ से हमने आगे बढ़ाया, यहाँ हमने आगे बढ़ाया तो कितना आ रहा है? ये 8 करोड़। तो कितनी बिक्री है 2006 में? 8 करोड़। ये प्रश्न हल हो गया है। बी में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। वर्ष 2003 में वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी? तो 3 और 5 पूछा गया है। 2003 ये रहा, इसको यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ मिला ये ग्राफ पर और यहाँ आगे बढ़ाया तो देखिए कितनी बिक्री थी आपसे पूछा गया। ये 2, ये 4, ये 6। तो 6 और 8 के बीच में मतलब ये कितना होगा? 7 होगा। 6 और 8 के बीच में 7 को प्रदर्शित कर रहा है। तो कितनी बिक्री थी?
7 करोड़। ये कौन से ईयर की है या कौन से वर्ष की है? 2003 की। अब आपसे पूछा है 2005 की बिक्री। 5 ये रहा। आगे हम बढ़ाएंगे इसको। ये ग्राफ पे यहाँ इस बिंदु पे मिल रहा है, इस बिंदु को इस तरफ देखेंगे क्योंकि बिक्री यहाँ पर शो हुई है, तो इसका मतलब 10 करोड़ की बिक्री हुई थी। कब? 2005 में। यही पूछा गया था 2003 और 2005 में कितनी बिक्री थी। क्लियर है? अब आपसे सी प्रश्न में क्या पूछा है? वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। तो देखिए 2002 और 2006 इनकी बिक्री हम पहले प्रश्न में निकाल चुके हैं और इनकी बिक्रियों में कितना अंतर था बताना है। तो क्या लिख देंगे हम तीसरे प्रश्न में? वर्ष 2002 व 2006 की बिक्रियों में अंतर निकालना है। बिक्रियों में अंतर कितना हो जाएगा? देखिए ये 2002 की, ये 2006 की। कितने करोड़ थी ये? 2006 की। देखिए ये 6 कितनी करोड़ रुपए थी? 8 करोड़। तो ये है 8 करोड़। तो इसमें अंतर निकालना है, कितना हो जाएगा? 8 - 4 बराबर 4 करोड़ रुपए का अंतर है 2002 और 2006 की बिक्रियों में। क्लियर? इसी का अगला प्रश्न देखते हैं, डी पार्ट। किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? किस अंतराल में? अंतराल मतलब क्या होता है? जैसे 2002-2003 एक अंतराल है। इस अंतराल में बिक्रियों का अंतर कितना था हम देखते हैं। 2003 में थी 7, 2002 में थी 4, तो 7 - 4 3 करोड़ का अंतर है। अगला अंतराल 2003-4 का देखते हैं हम। 3 में थी 7, 4 में कितनी थी? देखिए 6, तो अंतराल कितना आया? 1 करोड़ का ही आया। अगला अंतराल कौन सा है? 4-5, तो 4 में थी 6, 5 में थी 10, तो 10 - 6 कितना हो जाएगा? 4 करोड़ का अंतर। आगे देखते हैं 5 और 6 में। 5 में थी 10 और 6 में थी 8, तो अंतराल हो गया 10 - 8 2 करोड़ का। इसका मतलब सबसे अधिक अंतराल कौन से अंतराल में, सबसे अधिक अंतर कौन से अंतराल में आ रहा है? 2004-2005 में। तो क्या लिख देंगे? डी का उत्तर। अंतराल 2004-2005 में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। क्लियर? सबसे अधिक था। देखिए 4 में कितनी थी? 6, 5 में कितनी थी? 10, तो 10 - 6 4 करोड़। 10 - 6 बराबर 4 करोड़ का अंतर है इस अंतराल में। क्लियर? समझ में आया? प्रश्न नंबर दूसरा। तो इसके सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे पर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है? वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए और बी उगाए गए। कोई लैब है, उसके अंदर 2 पौधे उगाए गए हैं समान परिस्थितियों में, ए और बी। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। अब 3 सप्ताह, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, 3 सप्ताह तक इनकी ऊंचाइयों को, मतलब इसकी ऊंचाई में क्या क्या वृद्धि हुई वो नापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। इस ग्राफ द्वारा इन दोनों पौधों की ऊंचाई जो बढ़ रही है पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह में, वो इसको ग्राफ से प्रदर्शित किया गया है। तो आपको क्या करना है? इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं हम पहले ग्राफ। यहाँ सप्ताह बताए हैं, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, और यहाँ पर आपको बताइए पौधों की ऊंचाई सेंटीमीटर में। तो आपको यहाँ पर ये पौधा बी प्रदर्शित कर रहा है जो डार्क वाली लाइन है, और डैश डैश वाली जो लाइन है वो पौधा ए प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर? तो एक एक प्रश्नों के हम उत्तर देते हैं। देखिए प्रश्न ए, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी? तो देखिए ए का पहला 2 सप्ताह बाद, ये रहा 2 सप्ताह बाद, तो पौधा ए की ऊंचाई कितनी थी? यहाँ पर है, तो इसको हमने ऐसे आगे बढ़ाया, यहाँ पर आगे बढ़ाया, तो देखिए कितना है? 6 और 8 के बीच में 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिख देंगे? 7 सेंटीमीटर। क्लियर? और क्या पूछा है? 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद। तो 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई देखिए, पौधा ए है डैश डैश वाला, ये वाला,
तो 3 सप्ताह बाद इसकी ऊंचाई कितनी आ रही है? ये ए पौधा 3 सप्ताह बाद कितनी ऊंचाई पे पहुंच गया? 8 और 10 के बीच में, मतलब 9, 8, 9, 10। तो ये 8, 9, 10, तो 9 सेंटीमीटर। तो 2 सप्ताह के अंत में 7 सेंटीमीटर थी इस पौधे की ऊंचाई, और 3 सप्ताह बाद इस पौधे की ऊंचाई कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। क्लियर? इसी का बी पार्ट देखते हैं, क्या पूछा गया है, देखते हैं। 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी? तो ऐसा ही प्रश्न है। अब आपको बी के लिए पूछा है, तो देखिए 2 सप्ताह के बाद पौधा बी भी कहाँ पहुँचा है? 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पहुँचा है। तो यहाँ इसका भी उत्तर क्या है? 7 सेंटीमीटर। अब पूछा है 3 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई। ये 3 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई मतलब यहाँ से इसको मिलाते हैं तो कितनी आ रही है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ सामने 10 है, तो ये आ रहा है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका बी पार्ट समझ में आया। अब चलते हैं सी पार्ट पर। तीसरे सप्ताह में पौधा ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? अब आपसे पूछा है कि तीसरे सप्ताह में, मतलब तीसरा सप्ताह कौन सा है? 2 के बाद तीसरा शुरू हो गया, तो इस तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई, ए की पूछिए, पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो पहले दूसरे सप्ताह के अंत तक तो वो 7 सेंटीमीटर था, और तीसरे सप्ताह के अंत में वो हो गया 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीसरे सप्ताह, इस तीसरे सप्ताह में कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बढ़ी? तो 9 - 7, 2 सेंटीमीटर। तो इसी का उत्तर क्या हो जाएगा? आप शो करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर - 7 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बढ़ी है। किसकी? पौधे ए की। क्लियर है? आगे का प्रश्न देखते हैं, डी पार्ट। दूसरे सप्ताह के अंत में तीसरे सप्ताह के अंत तक, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी? पहले इसने पूछा था तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तो वही चीज़ यहाँ भी है। दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो यहाँ पर डी पार्ट, दूसरे सप्ताह के अंत में बी पौधा था 7 सेंटीमीटर का, और तीसरे सप्ताह के अंत में पौधा बी कहाँ पहुँच गया है? 10 सेंटीमीटर। तो कितनी ऊंचाई बढ़ी? तो क्या कर देंगे हम? 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो पौधा कितने सेंटीमीटर बढ़ गया? 3 सेंटीमीटर बढ़ा है। कब? दूसरे सप्ताह के अंत। दूसरे सप्ताह के अंत में वो 7 सेंटीमीटर का था, और तीसरे सप्ताह के अंत में वो बी पौधा हो गया है 10 सेंटीमीटर। तो कितना बढ़ा? 10 - 7 बराबर 3 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे देखिए, ई पार्ट। किस सप्ताह में पौधा ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? किस सप्ताह में पूछा है। तो देखिए पहला सप्ताह ये रहा, पौधा ए कौन सा प्रदर्शित हो रहा है? डैश डैश वाला। क्लियर? तो यहाँ पर वो था 0 पर, और 1 सप्ताह पर पहुँच गया है वह 2 सेंटीमीटर, मतलब पहले सप्ताह में 2 सेंटीमीटर। दूसरा सप्ताह देखते हैं, 2 से कहाँ पहुँच गया वह? 7 पे। 2 से पहुँचा है 7 पे, मतलब 7 - 2, 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। तीसरे सप्ताह में देखते हैं, 7 से वह पहुँचा है 9 पे, मतलब 2 सेंटीमीटर। 9 - 2 7, 9 - 7 कितने होते हैं? 2 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब पहले सप्ताह के अंत से दूसरे सप्ताह के अंत तक सबसे अधिक वृद्धि हुई है पौधे ए में। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? ई पार्ट। ई में क्या पूछा था? किस सप्ताह में? तो दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। क्या लिख देंगे? दूसरा सप्ताह। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक वृद्धि की है पौधे ए ने। क्लियर? आगे का प्रश्न एफ। किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है? उसमें था पौधे की ऊंचाई सबसे अधिक किस सप्ताह में बढ़ी है, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है, ये पूछा है एफ में। तो देखते हैं एफ का उत्तर। बी पौधा, बी पौधा कौन सा है? ये डार्क वाला, सबसे कम बढ़ी है। तो ये देखिए बी पौधा 0 से प्रारंभ होके पहले सप्ताह में कहाँ तक पहुँचा है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई पहले सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में क्या हुआ? 1 से कहाँ तक पहुँचा है? ये 7 तक, मतलब 6 सेंटीमीटर बढ़ गया दूसरे सप्ताह में। और तीसरे सप्ताह में 7 से पहुँच गया है वह 10 तक, मतलब 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है तीसरे सप्ताह में। तो सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम कौन से सप्ताह में हुई है? पहले सप्ताह में। तो इसका उत्तर है पहला सप्ताह।
तो पहला सप्ताह ऐसा था जिसमें पौधे बी ने सबसे कम वृद्धि की। क्लियर। आगे का प्रश्न जी, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी? पहचानिए। तो आपको ग्राफ देख के बताना है कि ऐसा कौन सा सप्ताह है जहाँ पर दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। तो देखिए, पहला सप्ताह के अंत में एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, मतलब इनकी ऊंचाइयों में ये अंतर है। दूसरा सप्ताह देखते हैं, यहाँ पर ये दोनों सेम डॉट पे है, मतलब सेम ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। तो दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों की ऊंचाई है क्या थी? समान थी, 7 सेंटीमीटर। कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। अब तीसरे सप्ताह के अंत में फिर ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, मतलब अलग अलग ऊंचाई है। तो आपको यही पूछा गया था, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी? तो दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाइयाँ समान थी, ये हमने ग्राफ देख के बताया है। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न चौथा। देखते हैं क्या दिया गया है चौथे में। निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। आपको एक ग्राफ दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है? एक तो पूर्वानुमानित तापमान, वेदर फोरकास्ट, जहाँ वैज्ञानिक बताते हैं कि आज के दिन का तापमान कैसा रहेगा। तो ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है वह पूर्वानुमानित तापमान बताती है, और जो ये डार्क वाली लाइन है वह वास्तविक तापमान बताती है। आगे देखते हैं किस दिन। अब आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको इस ग्राफ को देख के उत्तर देना होगा। तो देखते हैं इसको, ये पहले ग्राफ समझ लेते हैं। इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर दिन दिए गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, और इस वाई अक्ष पे लिया गया है तापमान। तो सोमवार को क्या तापमान था? वेदर फोरकास्ट वाला, मतलब पूर्वानुमानित तापमान क्या था और वास्तविक तापमान क्या था। फिर मंगलवार को क्या था? फिर बुधवार को दोनों का तापमान क्या था? फिर बृहस्पतिवार पर पूर्वानुमानित क्या था और वास्तविक क्या था। इस प्रकार से हमने ग्राफ बना हुआ दिया है, आपको उत्तर देने हैं। तो देखते हैं इसका ए पार्ट क्या है। किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। तो आपको ग्राफ देख के बताना है कि पूर्वानुमानित मतलब डैश डैश वाला, और वास्तविक ये जो डार्क वाली लाइन है वो कब समान था, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट पे आने चाहिए। देखिए यहाँ पर तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड था सोमवार को पूर्वानुमानित, और वास्तविक तापमान था 15 और 20 के बीच में। क्लियर। तो अलग अलग हो गया। मंगलवार को देखिए दोनों का सेम पॉइंट आ रहा है, मतलब मंगलवार को कितना तापमान है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पूर्वानुमानित भी यही था और वास्तविक तापमान भी यही था। क्लियर है। तो ए पार्ट का उत्तर, जो ए पार्ट में क्या पूछा गया है, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। तो मंगलवार को ऐसा हो रहा है कि दोनों तापमान वास्तविक और पूर्वानुमानित समान थे। कितने थे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखते हैं बुधवार को दोनों में अंतर था, ये वाला अंतर। बृहस्पतिवार को भी दोनों में अंतर था। शुक्रवार को फिर दोनों समान है, कितना था? बृहस्पतिवार को 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों एक ही बिंदु पर हैं। तो एक और पॉइंट है शुक्रवार, जब दोनों समान थे। शुक्रवार को भी वास्तविक और पूर्वानुमानित समान थे। आगे देखते हैं शनिवार को ये तो वास्तविक है, ये पूर्वानुमानित है, अलग अलग हैं। रविवार को भी दोनों सेम बता रहे हैं। कितना बता रहे हैं? ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब यहाँ पर एक और वार आ जाएगा रविवार, जिस दिन वास्तविक और पूर्वानुमानित तापमान समान थे। तो ये ए भाग का उत्तर हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं क्या दिया गया है। बी पार्ट में दिया गया है सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। पूर्वानुमानित मतलब डैश डैश वाली लाइन देखनी है। अधिकतम तापमान मतलब यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे शो होना चाहिए। देखिए ये तो 15 बता रहा है, ये 20 बता रहा है, ये 25 बता रहा है, ये 20 और 25 के बीच में बता रहा है। ये वाला पॉइंट 15 बता रहा है, और ये वाला पॉइंट कितना बता रहा है? 30 बता रहा है, और ये वाला पॉइंट सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर बता रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे अधिकतम पूर्वानुमानित, आपको ये डैश डैश वाली लाइन देखनी है और देखना है कि इसका सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है।
तो ये सबसे ऊपर का बिंदु है। ये कितना टेम्परेचर है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूर्वानुमानित सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था? तो यही आपने बता दिया कि ये डैश वाली पूर्वानुमान वाली लाइन है। इस पूर्वानुमान वाली रेखा सबसे उच्चतम बिंदु ये रहा। इसके संगत तापमान कितना है? तो ये हमने देख लिया 35। तो इसका उत्तर आ गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? समझ में आया कैसे बताना है? तो चलते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे सी पॉइंट पर, ये क्लियर है। सी पॉइंट, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? वास्तविक न्यूनतम तापमान। तो अब आपको रेखा देखनी है, ये वाली रेखा, क्योंकि ये क्या है? वास्तविक तापमान बता रही है और आपको बताना है न्यूनतम। तो मतलब इसका सबसे नीचे वाला बिंदु, ये वाला बिंदु है 15 और 20 के बीच, ये है 20, ये है 30, ये देखिए ये वाला बिंदु 15 पे है, वो 15 और 20 के बीच में था, इससे तो ऊपर था। न्यूनतम तापमान बताना है सबसे नीचे वाला बिंदु, तो ये 15 आ रहा है, फिर ये ऊपर है और ये और ऊपर है। तो मतलब सबसे न्यूनतम वास्तविक तापमान क्या होगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो इसके सी का उत्तर आ गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वास्तविक न्यूनतम तापमान पूछा था, तो वास्तविक वाली रेखा देखेंगे हम। ये वास्तविक सबसे नीचे कब है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, डी पार्ट। किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था? इसको देखने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। ये सोमवार को ये देखिए, ये इन दोनों का अंतर है। कितना अंतर है? देखिए ये 15 है, ये 17.5 है, इनका अंतर इतना है। आगे मंगलवार सेम है, तो अंतर 0 है। सर्वाधिक अंतर कब है ये बताना है आपको। बुधवार ये अंतर इतना है, ये 25 और ये 30, 5 का अंतर है। यहाँ पर था 2.5 का अंतर। आगे चलते हैं, बृहस्पतिवार ये अंतर इतना, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, कितना है वो भी हम देख लेते हैं। पूर्वानुमानित टेम्परेचर तो था 20 और 25 के बीच में 22.5। ये 22.5 कैसे हुआ? 20 और 25 का गैप होता है 5 का गैप, और ये बीच में क्या हो जाएगा? 5 का आधा होता है 2.5, तो 20 में 2.5 जोड़े तो ये हो गया 22.5। तो ये तो है बृहस्पतिवार को पूर्वानुमानित तापमान 22.5 और वास्तविक तापमान कितना है? 15। तो 22.5 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 7.5 का अंतर है बृहस्पतिवार को। फिर शुक्रवार को तो सेम है, शनिवार को इतना अंतर है। ये अंतर कितना है देख लेते हैं, 30 और ये 25, मतलब 5 का अंतर है। रविवार को फिर सेम है, तो इसका मतलब सर्वाधिक अंतर पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान में बृहस्पतिवार को ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी का उत्तर बृहस्पतिवार। क्लियर? समझ में आया ये उत्तर कैसे प्राप्त हुआ? आपसे पूछा था किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक है, तो बृहस्पतिवार हमने देखा ऐसा वार है जिसमें ये अंतर सर्वाधिक है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर, 5वां। देखते हैं क्या दिया है। निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखिक आरेख बनाइए। आपको एक तालिका दी गई है, ये टेबल दी गई है, इसको देख के आपको ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है। तो देखिए क्या दिया है। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या दी गई है। कोई हिल स्टेशन है, पर्वतीय नगर है, वहाँ पर वर्ष 2003 में कितने दिन हिमपात हुआ वह दिया है। फिर 2004 में कितने दिन हिमपात हुआ वह दिया है। 2005 में कितने दिन हिमपात हुआ ये दिया गया है। फिर 2006 में कितने दिन हिमपात हुआ है ये दिया गया है। और इस टेबल को आपको किस फॉर्म में बताना है? ग्राफ के फॉर्म में बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए जो चीज़ कांस्टेंट है, मतलब ये वर्ष है, वर्ष तो चर नहीं है, ये दिन चर हो सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं दिन। कभी 8 दिन हिमपात हुआ है, कभी 10 दिन हिमपात हुआ है, तो ये वेरिएबल है, ये बदल रहा है। तो जो कांस्टेंट है या स्थिर है उनको तो हम ले लेते हैं एक्स अक्ष पर, और जो वेरिएबल है या जो बदल रहा है उनको हम ले लेते हैं वाई अक्ष पर। ये ज़रूरी नहीं है, परंतु अधिकतर ऐसा ही हम करते हैं। तो क्या करते हैं हम एक्स अक्ष पर तो लेते हैं जो चीज़ें स्थिर हैं। तो जैसे वर्ष हैं तो वर्ष को हम ले लेंगे एक्स अक्ष पर, और जो दिनों की संख्या दी गई है वो हम ले लेंगे वाई अक्ष पर। तो देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। ये एक्स अक्ष है,
ये y अक्ष है, ये दोनों जहाँ मिलते हैं वो होता है मूल बिंदु, ये हम जानते हैं। अब हमने x अक्ष पर क्या लिया है, वर्ष, ये ले लिया वर्ष, और y अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं, दिनों की संख्या। तो यहाँ हम ले रहे हैं दिनों की संख्या, कितने दिन हिमपात हुआ। अब हमको सबसे पहले ग्राफ बनाने में क्या करना होता है, पैमाना लेना होता है। क्लियर? पैमाना कैसे लेंगे, देखिए पैमाना आपको कौन कौन से वर्ष शो करने हैं, 3, 4, 5, 6। तो हमने क्या ले लिया, 2 इकाई बराबर 1 वर्ष, ये ले लिया हमने x अक्ष पर। क्या लिया, पैमाना 2 इकाई बराबर लिए हमने 1 वर्ष के। क्लियर? 2 इकाई बराबर 1 वर्ष मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये अगर 2000 है तो ये 2001 हो गया, ये 2002 हो गया, ये 2003 हो गया, ये 2004 हो गया, ये 2 खाने बराबर 1 वर्ष माना है, ये 2005, ये 2006। कहाँ तक दिया है हमको, 2006 तक ही दिया है, तो ये हमने लिख दिया हाँ 6 तक। आगे यहाँ पर दिनों की संख्या हमको कैसी दी गई है, 8, 10, 5, 12। तो हमने क्या ले लिया, 1 खाना बराबर 1 दिन। तो यहाँ 1 इकाई बराबर 1 दिन ले लिया हमने। ये ऐसा पैमाना लिया है, मतलब 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सबसे मैक्सिमम 12 ही है। तो आ गया हमारा इस ग्राफ पर। अब हम पॉइंट लगाना शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट 2003 में 8 दिन हिमपात हुआ। तो देखिए 2003 कहाँ है, ये रहा 2003 की लाइन, इसको ऊपर खींचते हैं, आप डैश डैश से खींचेंगे। कितने दिन, 8 दिन। ये जहाँ पर मिल रही है दोनों लाइनें वो पॉइंट हो जाएगा 8 दिन। दूसरा पॉइंट देखेंगे 2004 पर 10 दिन। ये 2004 डैश डैश करके आप आगे बढ़ाएंगे, इधर 10 दिन कहाँ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों कहाँ कट रहे हैं, तो ये हमारा ग्राफ का पॉइंट आ गया। क्लियर? इजी है। आगे देखिए 2005 में 5 दिन। तो 2005 कहाँ है, देखिए ये 2005, इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें है 5 दिन। ये रहा 5 की लाइन को हमने इधर से बढ़ाया, ये दोनों मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये हमारा ग्राफ का पॉइंट आ गया। आगे देखिए 2006 में 12 दिन। ये 2006 की लाइन, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। 12 दिन कहाँ है, ये रहा, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। ये जहाँ मिले ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम मिलाएंगे 2003 से 2004 वाले को मिलाया, 5 को मिलाया और फिर 6 को मिला दिया। तो ये हमको ग्राफ, आप इसको स्केल से मिलाएंगे तो ये हमें ग्राफ प्राप्त होगा किसका, किसी पर्वतीय नगर में हिमपात की दिनों की संख्या का। क्लियर है? समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले आपको पैमाना मानना होगा। एक्स अक्ष पर हमने 2 खाने बराबर, 2 खाने को बोलते हैं 2 इकाई बराबर 1 वर्ष। तो 2001, 2002, 2003 ऐसे वर्ष लिख दिए। वाई अक्ष पर हमने लिया 1 इकाई बराबर 1 दिन। तो हर एक खाने के बाद में आपको 1 बढ़ाते जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये दिनों की संख्या हो गई। और जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं 2003, 4, 5, 6 उनको इस पर अंकित करना है और बाद में मिला देना है। तो ये आपको ग्राफ मिल जाएगा। इजी है, समझ में आया? चलते हैं इसी के बी पार्ट पर। 5वें का बी क्या दिया है, देखिए। विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में दी गई है। ये वर्ष 2003, 4, 5, 6 और ये 7। ये पुरुषों की संख्या, ये स्त्रियों की संख्या दी गई है। तो आपको ग्राफ बनाना है। अब इस ग्राफ में 2 रेखा आरेख बनेंगे। ये एक तो पुरुषों की संख्या का बनेगा और एक बनेगा स्त्रियों की संख्या का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और उसके बाद एक और ग्राफ बनेगा उसी ग्राफ पेपर पर स्त्रियों की संख्या का। क्लियर है? तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। ये हमने ये ग्राफ पेपर, ये एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु और ये वाई अक्ष। सबसे पहला क्या करते हैं, पैमाना मानते हैं। तो ये हमने लिखा पैमाना। क्लियर है? अब एक्स अक्ष पर क्या लेना है, एक्स अक्ष।
एक्स अक्ष पर हम ले रहे हैं वर्ष, क्योंकि ये कांस्टेंट चीज़ है, तो वर्ष ले लिया हमने एक्स अक्ष पर, तो यहाँ लिख दिया हमने वर्ष। अब वर्ष देखिए 2 4 3 4 5 है, तो हमने यहाँ से 2 खाना बराबर 1 लेंगे, या फिर 1 खाना बराबर 1 ही लेते हैं हम। ये 2001 मान लो, ये 2000, 2001, 2002, ये 2003, ये 2004, ये 2005, ये 2006, कितना तक लेना है हमको? 7 तक, ये 2007। क्लियर? अगर आपकी इच्छा हो तो आप 2 इकाई बराबर 1 वर्ष भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 खाने छोड़ के आपको वर्ष बताने होंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिया है, 1 इकाई बराबर 1 वर्ष। क्लियर? और y अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं, ये तो ले लिया हमने यहाँ पर x अक्ष पर वर्ष, और पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या हजारों में, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, संख्या। y अक्ष पर हम ले रहे हैं संख्या हजारों में, हजारों में। पुरुष है तो पुरुषों की संख्या होगी, स्त्री है तो स्त्रियों की संख्या होगी। किस में दिया गया है आपको? हजारों में, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया हजारों में। क्लियर? अब यहाँ पर पैमाना मानना है। पैमाना आप संख्याओं को देख के मानेंगे। 1 खाना बराबर 1 ले सकते हैं हम, तो हमने ये ले लिया 1 इकाई बराबर 1 इकाई बराबर 1। 1 क्या? तो 1000, 1000। क्लियर? तो यहाँ शुरू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और है क्या? तो 13.5 भी है। तो हमने एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। देखते हैं, वाइट है तो वाइट से कर देते हैं हम। ये एक और लाइन, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, और ये देखिए। क्लियर? आप अपने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग पैमाना मान सकते हैं। अब हम एक एक पॉइंट इसके ऊपर अंकित करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं पुरुषों की संख्या का ग्राफ। तो देखिए 2003 में 12,000, तो ये 2003 की लाइन ये रही, इसको वापस येलो कर लेते हैं। 2003 में कितनी थी पुरुषों की संख्या? 12 या 12,000। ये 2003 की लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं और करना है हमको 12,000। देखिए ये लाइन है और ये दोनों कहाँ मिले? यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट देखते हैं, 2004 में 12.5। तो ये देखिए, ये 2004 की लाइन, इसको हम आगे बढ़ाते हैं 12.5। देखिए 12 और 13 के बीच हमेशा जो आपका ग्राफ पेपर है उसमें देखिए ये जैसे एक ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पर हमने लिखा है 12, यहाँ हमने लिखा है 13। इसकी बीच वाली लाइन हल्की सी डार्क होती है, वो शो करेगी इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट, मतलब 12.5 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4, बीच में 4 रेखाएं होंगी छोटी। ये 5वीं लाइन डार्क हो गई, फिर 6 7 8 9 और ये 10, मतलब 12 और 13 के बीच में कितनी लाइनें हैं? 10 लाइनें हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 12, फिर 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 और फिर ये 13। तो हर एक लाइन एक पॉइंट बढ़ रहा है, 12.1, 12.2, 12.3। तो ऐसे ही आपको प्रदर्शित करना है। 2004 में 12.5, मतलब इन दोनों के बीच का पॉइंट हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाया, यहाँ से ये 2001, 2003, ये 3 है, ये 4 है, 2004। इसकी रेखा को हमने बढ़ाया आगे, और जहाँ ये कट रहे हैं वो हमारा पॉइंट हो गया ग्राफ का। क्लियर? आगे चलते हैं। 2005 में है 13, तो देखिए ये रहा 2005, इसको हमने आगे बढ़ाया और इसमें हमको करना है 13। यही लाइन है, ये वाली लाइन है। कहाँ मिल रहे हैं ये? यहाँ मिल रहे हैं 13। क्लियर? आगे चलते हैं। 2006 में 13.2।
अब 13.2 क्या होगा, ये 13.1, ये 13.2, 13.2 2006 में, 2006 में 13.2, ये 4, 5 और ये 6 की लाइन को हमने आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें आ रहा है 13.2। तो ये रहा हमारे ग्राफ का पॉइंट। अगला पॉइंट है 2007 में 13.5, तो ये रहा 2007, इसमें है 13.5। 13.5 कहाँ है, इसके जस्ट ऊपर, तो 13.5 ही हो जाएगा। 2007 वाली लाइन को हमने यहाँ से मिला दिया 13.5। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए, इनको मिलाते हैं एक एक करके। आपके पास स्केल होगी तो आप स्केल से मिला देंगे। तो ये ग्राफ किसका मिला है, पुरुषों की संख्या का। दूसरा ग्राफ बनाना है हमको स्त्रियों की संख्या का। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है 2003 11.3। देखिए 2003 ये रहा, इस पे है 11.3, ये 11, इसके आगे 11.3 आ जाएगा। अब इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर से बना देते हैं। तो ये रेड कलर ले लिया हमने। तो कहाँ है ये 2003 11.3, तो ये रहा एक पॉइंट। क्लियर। आगे वाला देखते हैं 2004 11.9, ये 2004, ये 11 और ये 0.9, 12 से नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे। आपके पास पूरा ग्राफ पेपर होगा तो आप छोटी वाली लाइनों को गिनेंगे। 11 के बाद आगे पढ़ेंगे आप 0.9, मतलब 13 के जस्ट नीचे वाली लाइन होगी, 12 के जस्ट नीचे वाली लाइन होगी 11.9। क्लियर। आगे पॉइंट देखना है 2005 में 13, ये रहा 2005, तो ये वाला ही पॉइंट होगा। क्लियर। आगे देखते हैं 2006 13.6, ये रहा 2006, कहाँ पर है, ये 2, 3, 4, ये 5 और ये 6, ये है 2006। इसको हमने आगे बढ़ाया, कितना है 13.6। तो देखिए 13.6 कहाँ होगा, ये 13 के आगे 13.5 और उसके ऊपर 13.6। क्लियर। आगे है 2007 12.8, 2007 इसमें आपको बताना है 12.8, तो ये 12.8 है, ये मतलब 13 के जस्ट नीचे आएगा। ये पॉइंट आ गया यहाँ। अब इसको मिला लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे और इसको इससे। तो ये जो येलो वाला है वो तो पुरुषों की संख्या को बता रहा है और जो रेड वाला ग्राफ है वह स्त्रियों की संख्या को बता रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पर एक लाइन कम थी। आपके पास ग्राफ में पूरा अच्छे से शो कर सकते हैं आप हर एक पॉइंट। जैसे ये 12 है, ये 11 है, तो इनके बीच में आपको कितनी लाइनें मिलेगी, 10 लाइनें मिलेगी। तो आपको गिन के ही 11 कब कहाँ आएगा, 11.1 कहाँ आएगा, 11.2 कहाँ आएगा, ये आपको समझ में आ गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप पॉइंट शो करेंगे, तो आपका ये एग्जैक्टली अच्छे से ग्राफ बनेगा। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6। देखिए क्या दिया गया है, कलर चेंज कर लेते हैं। दिया गया है एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। एक पोस्टमैन है, उसके पास एक पार्सल है, एक व्यापारी को उसको देना है जो पास में ही दूसरे उपनगर में रहता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। देखिए, और फिर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए एक ग्राफ में बताया गया है कि वह डाकिया 8 बजे निकलता है सुबह, 9 बजे कहाँ पहुँचता है, दूरियाँ बताइए कितने किलोमीटर पर पहुँचा, 10 बजे कितने किलोमीटर पे पहुँचा, 11 बजे कितने किलोमीटर पे पहुँचा और 12 बजे कितने किलोमीटर पे पहुँचा। ये आपको ग्राफ द्वारा बताया गया है। क्लियर। तो आपको ये सारे प्रश्न हैं, इनके जवाब देने हैं। तो एक एक करके हल करते हैं। ए, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो देखिए ये एक्स अक्ष है, आपको पैमाना बताना है। तो देखिए 8 से 9
1 घंटा बता रहा है। ये कितने खाने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 खाने हैं मतलब 4 इकाई है। तो यहाँ पर ए का उत्तर क्या आ जाएगा, 4 इकाई बराबर 1 घंटा प्रदर्शित किया जा रहा है एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर पैमाना पूछा है तो एक्स अक्ष पर हम देखते हैं कि 4 इकाई बराबर क्या है, 1 घंटा। 1 घंटा ये 8 9 10 1 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पर पैमाना क्या है, 4 इकाई बराबर 1 घंटा। क्लियर, समझ में आया। दूसरा प्रश्न बी, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। पूरी यात्रा मतलब यहाँ से चालू हुआ था और उसको यहाँ तक जाना था 22 किलोमीटर की दूरी पर। ये पूरी यात्रा बताइए हमको। तो इस पूरी यात्रा में उसने कितना समय लिया, यही पूछा गया है। तो देखिए वो निकला था 8 बजे और पहुँचा कितनी बजे, इस पॉइंट पर कितने बजे पहुँचा है। ये देखिए ये तो है 11 बजे, ये है 12 बजे, ये इन दोनों का बीच का पॉइंट है, मतलब ये कितनी बजी है, 11:30, 11:30 बजी है। क्लियर है। ये पॉइंट 11 बजे को शो कर रहा है, ये पॉइंट 12 बजे को शो कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का पॉइंट, ये वाला पॉइंट किसको शो करेगा, 11:30 मतलब 11:30 बजे। तो वो निकला था 8 बजे और यहाँ तक पहुँचा जहाँ पर उसको पार्सल देना था। तो वहाँ कितनी बजे पहुँचा है, 11:30 पे। तो कितना समय लिया इस यात्रा में, तो देखिए 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 2 घंटा, 10 से 11 3 घंटा और ये बीच में आधा घंटा और, तो मतलब 3.5 घंटे लगे उसको। 3.5 लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, 3.5 घंटे का समय उसको लगा उस पार्सल को देने में। क्लियर। अगला प्रश्न सी, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। तो उसको व्यापारी को ही वो पार्सल देना था, तो जो व्यापारी का स्थान है उसकी नगर से दूरी कितनी है। ये व्यापारी का स्थान और ये नगर, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी है, तो हम कैसे देखेंगे, दूरी तो हमने यहाँ प्रदर्शित की है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है वो देख लेंगे हम। इस बिंदु पर उसको पहुँचना था, इस बिंदु की दूरी कितनी है, तो दूरी तो हमको कहाँ दिख रही है, वाई अक्ष पे दिख रही है। कितनी है, 22 किलोमीटर। तो शुरू हुआ था 0 से, तो ये इस जो हमको पार्सल देना है पोस्टमैन को, वो दूरी कितनी है, तो ये हो गई 22 किलोमीटर। क्लियर। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, सी में 22 किलोमीटर दूरी पर है। क्लियर। अगला प्रश्न डी पार्ट, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। अब ये रुका है कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये 10 बजे, इसकी दूरी कितनी थी, 10 बजे। ये देखने के लिए हम वाई अक्ष पर लंब डालते हैं, तो ये 16 किलोमीटर की दूरी पर था 10 बजे। और 11 बजे हमने यहाँ पर देखा, इसी के साथ वाला बिंदु ये है, ये इन दोनों के बीच का पॉइंट है, मतलब 10:30 बजे। 10:30 बजे जब हमने देखा ग्राफ से, तो भी ये कितनी दूरी पर है, 16 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो इसका मतलब 10 से 10:30 के बीच में वह डाकिया क्या हो गया था, रुक गया था। ये क्षैतिज रेखा आ रही है, इसका मतलब वह इसकी यहाँ से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर आ रही है। इसका मतलब ये 10 से 10:30 के बीच में रुक गया था। तो आप क्या लिख देंगे, डी में 10 से 10:30 के बीच डाकिया रुका था। अब आपको विवरण भी देना है, ऐसा क्यों, तो क्योंकि 10 बजे व 10:30 बजे इसके द्वारा तय दूरी एक समान है। कितनी, एक समान ही है, जो कि 16 किलोमीटर है। तो 10 बजे भी ये 16 किलोमीटर की दूरी पर था, 10:30 बजे भी ये 16 किलोमीटर की दूरी पर था। इसका मतलब ये डाकिया इस टाइम पर रुका हुआ था। कैसे, ये 10 से 10:30 के बीच में क्षैतिज रेखा आ रही है, इसका मतलब डाकिया यहाँ पर विश्राम कर रहा था या रुक गया था। ये क्लियर है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ई पार्ट, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। किस अंतराल में, अंतराल है मतलब
ये एक अंतराल 8 से 9 के बीच, 9 से 10 ये एक अंतराल, 10 से 11 एक अंतराल, 11 से 12 एक अंतराल। तो आपको बताना उसकी चाल सबसे अधिक कब थी। तो ये 1-1 घंटे का अंतर है। जब तय की गई दूरी इस 1 घंटे के बीच में अधिक हुई तो चाल अधिक हुई, क्योंकि क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय तो हम अंतराल तो 1-1 घंटे का ही है। तो जिस टाइम अंतराल में मतलब 8 से 9 या 1 घंटे का जो अंतराल है उस अंतराल में चली गई दूरी को हम देख लेते हैं। तो 8 बजे 0 से शुरू हुआ था, 9 बजे पहुंचा है 10 किलोमीटर, मतलब इस 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर चल लिया। तो दूरी कितनी, इसकी चाल कितनी होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले में देखिए ये 9 बजे तो था 10 किलोमीटर पर, 10 बजे ये था 16 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर चला। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 6, 16 माइनस 10 6 किलोमीटर। तो इस अंतराल में इसकी चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले तो थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे वाला जो है 10 से 11 के बीच में, ये रहा 11, 10 से 11 के बीच में क्या है देखते हैं हम। ये है 18 से ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 16 से 19 मान लो, या बीच का पॉइंट है तो 19, 16 से 19 मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। आगे वाला अंतराल 11 से कितना है, ये दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे इसकी 22 किलोमीटर, और शुरू हुआ था ये 19 से, तो 22 और 19 माइनस कर लेंगे आप तो आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे ज़्यादा चाल इसकी कहाँ पर थी, ये अगर आप ऐसे एक एक चीज़ देख के नहीं देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ये वाला सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, क्लियर। इसमें तो ये इतना सा गैप दिख रहा है, इसमें ये सेम है, इसका ये गैप भी कम है। तो इसका मतलब तो प्रातः 8 से 9 के बीच में उसकी चाल अधिकतम थी। तो क्या लिख देंगे इसका ई पार्ट का उत्तर, प्रातः 8 से 9 बजे के बीच चाल अधिकतम थी। क्लियर है, समझ में आया कैसे देखा हमने। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 7th। देखिए क्या दिया गया है, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब आपको एक एक 4 आलेख दिए हैं, आपको बताना है कि कौन से समय और तापमान के बीच संभव है। तो देखिए यहाँ समय बताया या तापमान बताया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तापमान क्या हो रहा है, देखिए एक समय यहाँ एक समय यहाँ, तो तापमान भी क्या हो रहा है समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये संभव है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तापमान बढ़ रहा है, ये ऐसा हो सकता है, तो ये संभव है। क्लियर। अगला ग्राफ दिया गया है, ये समय ये तापमान। तो देखिए यहाँ पर तापमान, ये समय ये तापमान, ये समय ये तापमान। तो तापमान में हम क्या नीचे आ रहे हैं और समय में बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तापमान कम होता जा रहा है। तो ये भी संभव है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तापमान कम होता गया। तो क्या लिख देंगे यहाँ, संभव है, ये भी हो सकता है। अगला ग्राफ दिया गया है, सीधी रेखा दी है, इसका मतलब ये एक फिक्स समय है। क्लियर। मान लीजिए शाम के 7 बजे का तापमान है, ये 7 बजे समय है, तो इसमें इस 7 बजे पर ये तापमान बढ़ता गया, इतना बढ़ गया। ऐसा हो सकता है एक ही टाइम पर तापमान बढ़ता चला गया, एक टाइम पर एक फिक्स तापमान हो सकता है। क्लियर। हमारे पास टाइम फिक्स है, ये 7 बजे तो 7 बजे का ही तापमान है, वो तो एक ही पॉइंट आएगा। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक 7 बजे पर ही तापमान बढ़ता चला गया। तो इसका मतलब ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता कभी भी कि एक फिक्स समय पर तापमान क्या हो रहा है, 7 बजे तापमान इतना सारा चेंज थोड़ी हो जाएगा। एक फिक्स टाइम का एक फिक्स तापमान होता है। क्लियर। अगला ग्राफ देखते हैं, ये समय ये तापमान, मतलब ये समय जैसे जैसे बढ़ता गया तापमान एक स्थिर रेखा प्राप्त हो रही है। तो हो सकता है कोई समय लिया हमने 6 बजे भी इतना ही तापमान है, 7 बजे भी तापमान इतना है, 8 बजे, तो ये तो हो सकता है, तो ये संभव है। तो ये जो 4 ग्राफ दिए गए थे समय और तापमान के, उसमें एक ग्राफ ऐसा है जो संभव नहीं है कि एक फिक्स समय पर तापमान बढ़ता चला जाए। क्लियर है। प्रश्न संख्या 7 अच्छे से समझ में आई, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।